तो लीजिए सुनिए दुखम सुखम का 7वां अध्याय। लेखिका ममता कालिया। कवि ने अब तक किताबों में जिस दिल्ली के विषय में पढ़ा था वह पुरानी दिल्ली थी, पुरानी से भी ज्यादा प्राचीन, मुगल कालीन। नए समय में दिल्ली में इतने मौलिक स्थापत्य, भवन और मार्ग बन गए थे कि अपनी दो आंखों में उसे संभाल पाना उसे मुश्किल लग रहा था। उसे इतना पता था कि उसमें नरोत्तम फूफा जी फतेहपुर में अखबारों का स्टॉल लगाते हैं। स्टेशन पर उतरकर फतेहपुरी चल दिया। काफी माथापच्ची के बाद पता चला कि नरोत्तम फूफा जी ने तो कब का यह धंधा बंद कर दिया। अब तो उनका लड़का लड्डू चौराहे पर मजमा जुटाकर बाल जीवन घुट्टी की दवा बेचता है। किसी तरह कवि मोहन बुआ के घर तक पहुंचा। बुआ की आंखें मोतियाबिंद से प्रभावित थी। वे कवि को पहचान नहीं पाई। कवि ने आखिरी उपाय आजमाया। उसने बुआ के पास जाकर कान में कहा, काना बत्ती कुर्र। बुआ कवि के बचपन में लौट गई। इन्हीं तरीकों से नन्हे कवि को हंसाया करती थी। बुआ पहले हंसी फिर रोई और अंत में कवि को गले लगा लिया। फूफा जी ने नीचे से लाकर खस्ता कचौड़ी और आलू की रसेदार तरकारी का नाश्ता करवाया और घर के एक एक सदस्य की कुशल मंगल पूछी। कवि ने बताया उसे मंगलवार को आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में इंटरव्यू देना है। तो इतना बड़ो हो गया कि दूसरों को पढ़ाओगे? बुआ खुश होकर बोली। दिन भर में कवि ने पाया कि बुआ एक भी मिनट आराम नहीं करती। चौके से फारिग होते ही वे खरबूजे के बीज छिलने बैठ जाती है। एक सीले अंगोछे में मोया लगे बीजों को बांस की छोटी नहन्नी से दबाकर वे गिरी अलग करती हैं और एक ही थाली में गिरी और छिलका डालती जाती हैं। शाम 6 बजे तक यह काम करने के बाद वे उठती हैं। फूफा जी थाली फटक कर छिलके और गिरी अलग कर लेते और दोनों को अलग अलग पोटली में बांध देते। कवि का अंदाजा सही था कि यह काम दिहाड़ी का था। फूफा जी देर रात तक प्रूफ देखने का काम करते। कवि को लगा इस परिवार में कुल 3 सदस्य हैं और तीनों ने मिलकर घर की अर्थव्यवस्था को साधा हुआ है। सब एक दूसरे के प्रति कितने संवेदनशील हैं। लड्डू देर शाम लौट कर आया। कंधे पर काले रंग का बड़ा सा झोला था। उसने झोले में से कत्थई रंग की एक थैली निकाली और सारी रेजगारी गिनने पर 35 रुपए निकली। कवि ने कहा, कमाई तो अच्छी हुई पर मेहनत तो बहुत ज्यादा है। लड्डू हंसा। भैया जोर जोर से बोलने से गला भी बैठ गया है। बुआ ने अदरक तुलसी की चाय बनाई। कवि ने कहा, अच्छा खासा नाम है तुम्हारा विजेंद्र, यह लड्डू नाम कैसे पड़ गया? क्यों बुआ, इसे क्या लड्डू बहुत पसंद है? बुआ बोली, अरे नहीं, जब ये पैदा भया घर में यही बात हुई, लड्डू बटने चाहिए, छोरा भयो है, पर इसकी रही तबीयत खराब, पीलिया हो गया था इसे। फूफा जी ने याद किया। बस इसी परेशानी में आजकल होती ही रही और लड्डू बटे ही नहीं। घर में सबने कहा ये लड्डू गोपाल सुस्त हो तो लड्डू बटे, बस तभी से इसे लड्डू लड्डू कहने लगे। पढ़ाई बीच में छोड़ दी क्या? कवि ने लड्डू से पूछा। लड्डू ने सिर झुका लिया। फूफा जी बोले, पढ़ाई से तो इसका जीव चाट गया। एक बार 7वीं में फेल हो गया था, तभी से इसने ठान ली कि अब स्कूल नहीं जाना। पूछो इससे कितना समझाया। बुआ उसे बचाने लगी। अब ठीक है, वही किस्सा लेकर ना बैठ जाया करो। ऐसे ही भग्गो की पढ़ाई छूट गई थी, मैंने फिर से शुरू करवाई। तू भी लड्डू मिडिल का इम्तिहान प्राइवेट दे ले, मैं तैयारी करवा दूंगा, कवि ने कहा। रात में बारजे पर खड़े होकर देखने पर फतेहपुरी की सड़क चौड़ी लग रही थी, जबकि दिन में संकरी। दिन भर यहाँ में से इतने रिक्शे, तांगे, ठेले, साइकिल गुजरते कि एकदम पास में खारी बावली बाजार था, मेवे मसाले का बड़ा व्यापार अड्डा। इसलिए फतेहपुर के इस मकान में हर समय मसालों की गंध आती रहती थी, जैसे मिर्चों की धांस हवा में समाई हो। लड्डू ने दिखाया, ये देखिए सीधी सड़क यहाँ से लाल किला जाती है। लाल किले से आपको दरियागंज की बस मिल जाएगी। 10 बजे तक सब नींद में लुढ़क गए। कवि को देर तक नींद नहीं आई। वह महज एक नौकरी का इंटरव्यू नहीं था जिसका सामना उसे करना था, यह एक नई जीवन पद्धति का घोषणा पत्र था। उसे लग रहा था संयुक्त परिवार में यदि सामंजस्य ना हो तो वह पागलखाना साबित होता है। एकल परिवार की कल्पना से उसे रोमांच हुआ है। वह ऐसा घर बनाएगा जहां पिता की दांत किलकिल का दखल ना होगा। माँ के लिए उसे लगाव महसूस हो रहा था। उन्हें पास रखकर वह उनका इलाज करवाए, उन्हें आराम दे, पर इसमें अभी बहुत वक्त है, पहले नौकरी तो मिले। कवि को यह सोचकर ग्लानि हो रही थी कि बुआ ने कितने चाव से उसके सारे घर बार की बात की, जबकि उसने अपने घर में बुआ का जिक्र आते ही कलह कोराम देख कर रखा था। दादाजी
खुद अपनी बहन को पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह आज तक उसे पता नहीं चली। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उनकी शादी के बाद यह नापसंदगी और बढ़ गई थी। दरअसल फूफा जी अपने घर के विद्रोही लड़के थे, जिन्होंने हिंडौन में पत्थर के पुश्तैनी व्यापार से इनकार कर अपने लिए नया रास्ता चुना। वे बनना चाहते थे पत्रकार, लेकिन समुचित डिग्री और संपर्क ना होने की वजह से अखबारों के हॉकर बनकर रह गए। सुबह 4 बजे उठकर उस कारोबार को भी संभाल ना पाए। अब इधर उधर के छुट्टा कामों से ही गुजारा चला रहे थे। यही सब याद करते करते ना जाने कवि की आंख कब लग गई। सवेरे 9 बजे जब बुआ के हाथों कवि मोहन दही बूरा खाकर इंटरव्यू के लिए निकला तो उसका मन उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ था। दरियागंज में आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ढूंढने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई। इंटरव्यू शुरू होने में अभी 10 मिनट शेष थे। हॉल में 11 उम्मीदवार उपस्थित थे। इनमें कवि के अलावा और 2 लड़के सेंट जॉन्स आगरा के थे। इनमें से नदीम खान से उसका परिचय मात्र था, जबकि कुबेरनाथ कुलश्रेष्ठ की गिनती तेजस्वी छात्रों में रही थी। लेकिन चपरासी ने सबसे पहले पुकारा अपूर्व मेहरोत्रा। बेहद स्मार्ट, खूबसूरत, दिल्ली विश्वविद्यालय का ही था और बाकी लड़कों से पता चला कि इसकी नियुक्ति की काफ़ी संभावना थी। दिल्ली में स्थित कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के पढ़े हुए विद्यार्थियों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ऐसे में आगरा विश्वविद्यालय का नंबर डामाडोल ही लग रहा था। अपूर्व मेहरोत्रा का साक्षात्कार आधा घंटे चला। जब वह बाहर आया काफ़ी प्रसन्न लग रहा था। बाकी विद्यार्थी उसे घेर कर खड़े हो गए। क्या पूछा उन्होंने? सिलेक्शन बोर्ड में कितने सदस्य थे? कोई खुसट और खपती तो नहीं है? ऐसे सवाल लड़के दाग रहे थे और अपूर्व मेहरोत्रा बड़ी खुशमिजाजी से जवाब दे रहा था। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार कवि का नंबर जब तक आया दोपहर के 1 बज चुके थे। क्लर्क ने आकर सूचना दी, साहब लोग लंच करने वाले हैं, 2 बजे से इंटरव्यू फिर चलेगा। जाइए आप सब भी कैंटीन में चाय पी लीजिए। चाय के बहाने चहलकदमी हो गई। कॉलेज की बड़ी सी इमारत, चौड़े गलियारे और लंबे व्याख्यान कक्ष देखकर रोमांच हो आया कि अगर हमारा चयन हो गया तो इन्हीं गलियारों से होकर हम व्याख्यान कक्ष में पहुंचा करेंगे। कवि मनी मन पिछले दिनों का पढ़ा लिखा घोट रहा था। प्रकट वह नदीम और कुबेर के साथ बैठा हुआ था। नदीम कुबेर से कह रहा था, मेरे अब्बा तो दयाल बाग में जमे हुए हैं, इसलिए मैं आगरे में पढ़ा। तुम दिल्ली वाले होकर आगरा क्या करने आए हो? क्या यहीं कहीं दाखला नहीं मिला? कुबेर ने आंख दबाकर कहा, मत पूछो बात, इस बात का एक रोमांटिक इतिहास है। कवि को इस बात से झेप आ रही थी कि उसके हम उम्र ये सहपाठी अभी अविवाहित थे, जबकि वह 2 बच्चों का बाप बन बैठा था। परिवार की कचर कचर में पड़कर वह वक्त से पहले बड़ा होगा और वक्त से पहले ही बूढ़ा भी हो जाएगा। आगरे के पानी का असर है या ताज के साए का? वहां जो भी आता है मजनू बनकर आता है। मेरा मामला ताज के साए का नहीं, मुमताज की मोहम्मद का था। उसी के पीछे पीछे वहां चला गया। जैसे ही कवि मोहन ने इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश किया, पैनल के एक सदस्य ने तड़ से उस पर सवाल फेंका, मिस्टर कवि मोहन, व्हाट डू यू थिंक इज मोर क्रूशियल टू इंडिया एज अ नेशन, वर्ल्ड वॉर II और फ्रीडम स्ट्रगल? ऐसे सवालों का सामना रणनीति से नहीं नीति से करना होता है। उसी के अधीन कवि के मुंह से निकला, सर फ्रीडम स्ट्रगल। क्यों? एक सदस्य ने वार्तालाप अंग्रेजी साहित्य की तरफ मोड़ने का भी प्रयत्न किया। कवि मोहन के उच्चारण और ज्ञान शब्द भंडार से सभी सदस्य प्रभावित भी हो गए। एक सदस्य ने WB येट्स के पर प्रश्न पूछे। कवि के जवाबों से सभी बहुत प्रभावित हुए। बाहर आने पर कवि को बताया गया कि उसका इंटरव्यू पूरे 40 मिनट चला। नदीम खान ने कहा, हमने सोचा तुम अंदर जाकर सो तो नहीं गए। परिणाम की घोषणा होने में भी देर थी। 5 बजने वाले थे। उकताकर लड़कों ने ऑफिस में जाकर पूछा, रुके या चले जाएं? क्लर्क ने बताया, आपको फिर से 11 बजे आना होगा। क्यों? इस कॉलेज की यही परंपरा है, यहाँ 2 बार इंटरव्यू देना होता है। एक्सपर्ट्स ने आपको जांच लिया, अब मैनेजमेंट के लोगों से मिलिएगा। सबका मूड उखड़ गया। इसका मतलब था कॉलेज में मैनेजमेंट का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। कवि के पास नखरा दिखाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसे यह जरूर लगा कि उसे बुआ की मुश्किल एक दिन के लिए और बढ़ानी पड़ेगी। 2 बार इंटरव्यू का सरंजाम सुनकर फुफा जी को जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ। उन्होंने कहा, भाई यह भी लालाओं का कॉलेज है, यहाँ तो चपरासी भी रखा जाता है तो उसे लाला जी के सामने पेश होना पड़ता है। शिक्षक रखने से पहले 2 बार ठोकेंगे बजाएंगे नहीं। कवि ने चिंतित होकर कहा, अब इस दूसरे इंटरव्यू की क्या तैयारी करनी होगी?
कुछ नहीं, चुप ही रहना। यह जो तुम्हारी जाति है ना, वही फैसला करवाएगी। आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में भैया वैश्य भाइयों का बोलबाला है। कवि को बड़ा अजीब लगा। मथुरा के चंपा अग्रवाल कॉलेज में भी यही पता चला कि उसे नियुक्ति महज इसलिए मिली क्योंकि वह अग्रवाल जाति का था। अर्थात यह नियुक्ति उसके पड़े गुने पर जोरदार तमाचा थी, और दिल्ली में भी ऐसा होगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। कवि मोहन विस्तृत आकाश की तलाश में दिल्ली आया था। उसने चाहा था कि अपनी योग्यता के बल पर वह एक झटके में न सिर्फ नौकरी वरन जीवन शैली बदल डाले, पर यहां पर भी वैसा ही होगा। चंपा अग्रवाल कॉलेज के अनेक आंतरिक पचड़ों के बीच पुराने अध्यापकों के विवादों और संवाद में कभी उस जैसे रंगरूट की बात शांति से सुन ली जाती तो सिर्फ इसलिए कि वह प्रबंधक जी की नवीनतम पसंद था, किंतु इस तथ्य पर इतराने से ज्यादा वह घबराने लगा था। उसे लगता जरूर शहर का पिछड़ापन इस मानसिकता के लिए जिम्मेदार है। एक से एक शानदार अभ्यर्थियों के पीछे कर जब कवि मोहन का चयन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में प्राध्यापक पद के लिए हो गया तो कुछ देर के लिए कवि को भी विश्वास नहीं हुआ कि वह आर्ट्स एंड इस कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर की नियुक्ति के लिए योग्य पाया गया है। कवि ने इंदु को पुकारा। इन्हीं सुनो जरा। इंदु रसोई में थी जहां आवाज नहीं पहुंची। अलबत्ता बेबी ने आकर कहा, पापा ता बात है। उमंग से कवि ने कहा, हमारी बिबिया दिल्ली के स्कूल में पढ़ेगी। क्यों बिबिया? दिल्ली गंदी, बेबी यहाँ पढ़ेगी यहीं। तभी उसने माँ का दूध का गिलास हाथ में लिया आते देखा तो बाहर की तरफ भागी। कवि ने इंदु से नई नौकरी के बारे में बताया। उसकी निस्तेज आंखें चमकने लगी। हम भी दिल्ली ले चलोगे ना? कवि ने कहा, तुम्हारे बिना तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। तभी जीजी कमरे में आई। बहू तुझे फिक्र नहीं, वो खाने के लिए चौके में कब से आए बैठे हैं और तू यहाँ बातें बना रही है। आई कहकर इंदु बेमन से उठी। कवि चारपाई पर अधलेटा सोचता रहा कि माता पिता को कैसे खबर दे। खबर का धमाका बेबी ने ही कर डाला। जब शाम 4 बजे मलाई बर्फ बेचने की आवाज पर वह दादी के कंधे पर झूल गई। दादी बल्ब थाइंदे बल्ब। दादी धोती की खूंट से खोलकर अधन्ना निकालने ही जा रही थी कि लाला जी ने कहा, छोरी की नाक बह रही है, बर्फ खिलाकर इसे बीमार करनो है। दादी वहीं रुक गई। उन्होंने बेबी को फुसलाया, बर्फ गंदी, बेबी दाल सेव खाएगी। बेबी जमीन पर बैठकर पैर रगड़ने लगी। बर्फ अच्छी, दादी गंदी। दादी ने झूठे गुस्से से उसे थप्पड़ दिखाए। जिद करेगी तो बाएं हाथ का खैच कर दूंगी। बेबी ऊंचे सुर में रोने लगी, दादी गंदी, जाओ तुम्हें हम दिल्ली नहीं ले जाएंगे। रोती रोती वह माँ के पास चली गई। विद्यावती के कान खड़े हो गए। दोपहर में बेटे बहू की खुसुर पुसुर का ध्यान आया। उसने पति से कहा, सुन रहे हो, बेबी कह रही है जने दिल्ली जाए के कभी लोग। लाला जी भी थक से रह गए। हालांकि उन्हें इतनी खबर थी कि कवि ने कई नई जगह पर अपनी अर्जी भेज रखी है। इकलौते बेटे के पिता की तरह उन्हें विश्वास था कि खूंटे से बंधे बंधे बछड़ा थोड़ी उछल कूद भले ही कर ले, पर खूंटा तोड़ाकर भागने की नौबत नहीं आने की। वे अपना विशाल 3 मंजिला मकान देखते, तिजोरी में रखे चौड़े चौड़े नोटों की गड्डियों का ध्यान करते, गृहस्थी में रची बसी अपनी बहू के हाथ का बना भोजन करते। उन्हें लगता सुखी जीवन की यही तस्वीर है। नौकरी को तो वे हिंतर काम समझते हैं। उनका ख्याल था 2-4 साल में ही कवि नौकरी से इतना आगा जाएगा कि सीधे रास्ते दुकान संभालना शुरू कर देगा। विद्यावती का उतरा हुआ मुंह देखकर उन्हें अपने अंदर कुछ पिघलता सा लगा। उन दोनों के जीवन में कवि और उसका गृहस्थ चौमुख दिए की तरह आलोक भर रहा था। उन्हें इस वक्त एक साथ इसका एहसास हुआ। इसमें अगर बच्चों की पैपे मैमे थी तो उनकी किलकारियां भी तो थी। इनके बिना घर का कोई स्वरूप उनके जेहन में दूर दूर तक नहीं था। उन्होंने विद्यावती से कहा, तुम बैठे चुप्पे से, मैं कभी से बात करूंगा। बहू पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, समझी? तुम सोचो मैं बहू पे चिल्लाती रहती हूँ? विद्यावती ने दुखी होकर कहा। मोए कभी से बात कर लें दो, मेरे सामने बोले तो जानू, कहीं रात बिरात बोरिया बिस्तर बांध के ना चल देवे। विद्यावती ने अपना खटका जाहिर किया। बावली है को? लाला जी प्रेम से बोले। इतो सहेज ना है, बाप महतारी के कलेजे पे पांव धर के निकल जाना। मैं सवेरे बात करूंगा छोरे से। सारी रात माँ बाप करवट बदलते रहे। विद्यावती को बड़े अपराध बोध से वे समस्त घटनाएं याद आती गईं जब वे नगण्य बातों पर इंदु में से कलह में पड़ी थी। लाला जी को भी ग्लानि होती रही कि उन्होंने कभी अपने इकलौते को वैसा लाड़ प्यार नहीं किया जैसे करना चाहिए था। पता नहीं क्यों वे सिंग लड़ाने में ज्यादा भिड़े रहे। फिर भी कवि ने कभी उनसे मुंहजोरी नहीं की। उनकी पसंद की लड़की से ब्याह करवाया। जितनी किफायत या कंजूसी से उसे रखा वैसे रह लिया। उनके साथ लालाओं के छोरे कैसे छैल किचनियां बनकर घूमते हैं, चुन्नटदार तंजेब के कुर्ते पहनते हैं। और उन्होंने अपने बेटे को
मोटा झोटा जो पहराया उसने पहना। बहू भी देखो कैसी आज्ञाकारी है, कभी मुंह खोलकर एक छल्ला तक नहीं मांगा। ये समस्त स्वप्न केवल रात्रिकालीन चित्रपट थे जो सुबह सवेरे की महाभारत में न सिर्फ विलीन हो गए वरन शक्त विशक्त भी हुए। जब लाला जी ने चाय के समय कवि से पूछा, क्यों लाला, हमने बेबी से सुनो है तो दिल्ली बिल्ली जाए वाला का है। तनावग्रस्त तो कभी था ही। नई नौकरी ज्वाइन करने में मात्र 3 दिन बचे थे और यहाँ जाने की सूरत साई थी समझ नहीं आ रही थी। चाय का प्याला एक तरफ सरकाकर वह बोला, आपको पता है ना मैं इंटरव्यू देने दिल्ली गया था, वहीं से बुलावा है। हमें तो तू बतायो नहीं, अभी कल ही तो चिट्ठी आई है, और क्या डुग्गी पिटवा कर बताऊं? तू बहू और बच्चन को भी ले जाएगा? कवि चुप रहा। मन में उसने कहा, नहीं, उन्हें तुम्हारी चाकरी के लिए छोड़ जाऊंगा क्या? यहीं कित्तो मिलोगो? कवि ने बताया, जे बता, यहाँ चंपा अग्रवाल कॉलेज के 125 रुपए तो एक काट रहे हैं जो प्रदेश जाकर टक्कर मारोगा। यहाँ के दुने मिलेंगे, फिर ओहदे की भी बात है, वह पक्की नौकरी है। जे तू सोची दुने जे नहीं सोची, यहाँ मकान खाना पकड़ा सब घर की घर में है, दिल्ली में खर्चा कैसे संभालेगा? कवि ने बिना माता पिता की तरफ देखेगा। जहाँ नौकरी हो वहां 100 रास्ते निकलते हैं। लाला नथीमल को बड़ा तेज गुस्सा आया। वे चिल्लाए, ससुरा हमार जाया हम ही से बर्राए रहे, हमने कह दी हमारी मर्जी के बगैर कहीं जाने की जरूरत ना है। मैं तो हामी भर चुका हूँ, अब तुम्हें जो करना है कर लो। कवि ने अंतिम फैसला सुना दिया। अब विद्यावती से नहीं रहा गया। उसने कहा, तू बहू और बेबी मुन्नी को भी लिवा ले जाओगे और क्या? दादाजी ने माथे पर हाथ मारकर कहा, जन्मी थी औलाद, अब एक घन चक्कर, अभी ना वहां तेरा घर ना द्वार, बीबी बच्चे का धर्मशाला में रहेंगे। यह तो कवि को सूझा ही ना था। अब तक हमेशा अपने घर में रहा या हॉस्टल में। मकान ढूंढना उसकी कल्पना में भी नहीं था। माँ ने कहा, मैं तो कहूँ यही करता रहे नौकरी। तू समझती नहीं जीजी, ये कच्ची नौकरी है, किसी भी दिन मुझे घर बाहर निकाल देंगे लोग। कैसे निकालेंगे? मैं भारतीय जी से बात करूंगा। पिता ने कहा, मुझे भारतीय जी की मेहरबानी नहीं चाहिए, मैं वही काम करूंगा जहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई की कद्र हो। तो कान खोल कर सुन ले, जाना है तो अकेला जा, बहू बच्चन को हम ना जाने दिए। महीना 2 महीना रहकर तेल देख, तेल की धार देख, फिर मकान ढूंढ, इसके बाद भैया को ले जा जिसे ले जाना हो। माँ ने धोती की खूंट मुंह में दबाकर बिसुरा, पहले मेरा क्रियाक्रम कर जा लाला, बाके बाद जहाँ जाना हो जा। छोरियां तो सुखी नहीं, छोरा दिल्ली में ठोकरे खाओगो, बंसी वारे हमें उठा लो। जीजी मेरा कलेजा दरकाओ ना, एक बार घर मिल जाए तो मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। यूं कह तू अलग संसार बसाए रहे हो, इतनी बड़ी कोठी में मसान का भूत बन के डोलूंगा? भगवती आपकी है ना थोड़े, वह कै दिन की? सहसा नथीमल को ध्यान आया। वे बोले, क्यों रे मोहन, तूने एक बार नहीं पूछा तेरी लीला जीजी का हाल का है? मैंने तुझे चिट्ठी लिखी, मना लाल जी घर ना लौटे। मैं तो हरिद्वार ऋषिकेश कनखल सभी जगह फिर आया, उनका कोई अता पता ना लगो। महामंडलेश्वर से भी पूछी, सब ने यही कहा, यह नाम का कोई जातक नहीं आया। अरे तो बताए भाई, धरती लील गई आसमान निकल गए, पता तो चले। तेरी बहन दिन रात कलप रही है। जब उसका ब्याह आपने जीजा से किया तब आपने किसी से पूछा था? अपनी मर्जी से सब सरंजाम किया, नतीजा सामने देख लिया ना। तेरा क्या मतलब है, हम ही गधे हैं? मेरी सारी बहनों के बेमेल ब्याह किया आपने, अपने आगे किसी की चलने ना दी। असहाय आक्रोश से कवि का बदन थरथरा था। विद्यावती सन भाव से पिता पुत्र का वार्तालाप सुन रही थी। कवि ने गुस्से से कहा, और सुन लो दादाजी, जैसे ही मुझे घर मिलेगा मैं जीजी के साथ साथ भग्गो को भी ले जाऊंगा। पड़े रहना अकेले अकेले अपनी 3 मंजिली कोठी में। पिता ने लड़के की तरफ से मुंह मोड़कर विद्यावती की तरफ किया। देख लिया तूने क्या औलाद जनी है, अभी कोई कमाई नहीं है सो ऐसी पत उतार रहा है, जब इसके पास 4 पैसे हो जाएंगे तब देखना। तुझे तो बहू की कहारेन बनाएगा। चाय मार ले जाने की कह रहा है। इस भत्ती ब्याज में पे गुस्सा तो मुझे ऐसे आए रहो कि ससुर के हाथ से एक दरी तकिया देकर बाहर कर दूं। नहीं चाहिए हमें ऐसी औलाद, पर बहू और बच्चों को तो मैं सड़क पर नहीं खड़ा करूंगी, नहीं तो लोग जगहसाई ना करेंगे कि लाला नत्थीमल से अपना कुनबा ना संभाला गया। जा भैया जा, तेरे सिंह समाए, समझ ले तेरा मेरा तिनका टूट गया। जीजी सुन लो, बाप होकर कैसी कैसी बोल रहे हैं। विद्यावती हताश होकर बोली, मोए तो तूने बोलबो काबिल हो नहीं छोड़े हो। कभी धम धम करके ऊपर चला गया।